सो गाइस सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने डायगोनल पैटर्न को समझा था, क्योंकि सुज़लॉन एक इंपॉर्टेंट डायगोनल पैटर्न पर है जो कि इतना जरूरी है कि एक डायगोनल ब्रेक डाउन होना मतलब कि गिरावट बड़ी आ सकती है। और आज वापस से रिजेक्शन मिला है उसी डायगोनल पर से। समझेंगे सभी कंडीशंस को और सुज़लॉन क्यों गिर रहा है, इसके ऊपर कई सारी अलग अलग रिपोर्ट्स और सारा का सारा रिसर्च एंड रिसर्च चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देख लेना। लेकिन अगर नहीं चाहते इतना टाइम वेस्ट करना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के अंदर पूरा ग्लिम्स लेंगे अभी तक गिरावट क्यों और आगे क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी की, समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्लिप से जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यहां पर आ जाओ। डायगोनल पैटर्न यूजुअली एक बेस लाइन होती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। ये बेस लाइन होती है, इसके ऊपर टिकता है तो स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ जाता है। अगर इस डायगोनल के नीचे रिजेक्शन होना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि गिरावट आने वाली है। ठीक है, तो यहां हमने डिस्कस किया था कि डायगोनल पैटर्न एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन होती है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, जितना इस बेस लाइन के ऊपर टिकता है उतने ही ब्रेकआउट के चांसेस, लेकिन रिजेक्शन मिलने पर गिरावट बड़ी आती है। ठीक है, और आज के सेशन में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने रिजेक्शन किया है इस डायगोनल पर। अब आते हैं आपकी खबरों पे। मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश हो चुके हैं। अलग अलग मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट बाइंग की रेटिंग है 55%, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कि 80% चला जाएगा, कोई कह रहा है 30% ऊपर जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर को धोखा ही मिलता चला जा रहा है। ये कल की ही अपडेट है जहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश थे। एक बार नुवामा का भी देखो, नुवामा ने पहले 66 का टारगेट दिया था, अब उसको कट करके किया है 60 का। ऑल्दो अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही टारगेट है नुवामा का। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यही मार्केट एक्सपर्ट्स नवंबर में भी, और नवंबर ही नहीं बल्कि अगर आप थोड़ा सा और पीछे आओगे ना, तो यही मार्केट एक्सपर्ट्स सितंबर में भी 80 तक के टारगेट दे रहे थे बाइंग की रेटिंग के साथ में। लेकिन इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं मिला। क्यों क्यों नहीं मिला इन्वेस्टर को? इतने बड़े टारगेट देने का मतलब क्या होता है जब भैया गिरावट ही आनी है? क्या ट्रैप बनाने की कोशिश की जाती है क्या इन मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से? कर क्या रहे हैं ये लोग? बेसिकली मार्केट एक्सपर्ट्स के जितने भी टारगेट्स होते हैं ना, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को लेकर के होता है। कल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, एक आउटलुक होता है इन मार्केट एक्सपर्ट्स का, जैसे कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा। अभी उसको समझेंगे कि कैसे ये टारगेट्स दिए जाते हैं बड़े बड़े। ऑल्दो टाइम फ्रेम कभी नहीं दिया जाता कि 2 महीना या 2 दिन के अंदर या अगला महीना या 1 साल के अंदर। एक आउटलुक दिया जाता है, कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा रहा तो आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा, नहीं रहा कंपनी का परफॉर्मेंस तो शायद लंबे टाइम तक देखने को ना भी मिले। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। गिरावट के पीछे के कुछ रीजन है, जैसे कंपनी के अंदर, कंपनी के मैनेजमेंट में रिसेंट रेजिग्नेशंस। दूसरा रीजन आता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से कंपनी का ईपीसी जो है वो डिक्रीज हुआ है। लेकिन अब कंपनी का कहना है, कंपनी के सीईओ का कहना है कि हम अपने रैपिड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर काम करेंगे और साथ में ईपीसी को भी बढ़ाएंगे। ये स्टेटमेंट कंपनी के चेयरमैन और कंपनी के सीईओ की तरफ से देखने को मिला है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से। लेकिन रातों रात तो काम हो नहीं जाता। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको 1 सेशन 2 सेशन तक की रिकवरी दिखा देते हैं, बट ये एग्जीक्यूशन जो है फास्ट करने का प्रोसेस है, ये रातों रात नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमें आना पड़ेगा इन्हीं मार्केट एक्सपर्ट्स के पॉइंट्स पर। ऑल्दो एक नेगेटिव पॉइंट यहां पर और लेना कि इसके जो प्रमोटर हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड, आपको पता ही है, धीरे धीरे करके पता नहीं क्यों एग्जिट कर रहे हैं, कहां जाना चाहते हैं कुछ समझ के बाहर है पॉइंट तो, बट धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा एग्जिट कर रहे हैं बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज के अंदर। ठीक है, और आपके एफआईएस ने भी रिसेंटली एग्जिट किया है पिछले 3 क्वार्टर के अंदर, और डीआईएस ने भी छोटी मोटी क्वांटिटी सितंबर में बेची है, और ये सभी क्वांटिटी पब्लिक ने धीरे धीरे करके उठाई है। तो हमें यहां पर ये 3 एंटिटी चाहिए। लेकिन इसके अलावा और क्या चीज मैटर करती है? मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर क्यों बुलिश होते हैं, क्यों इतने बड़े टारगेट देते हैं? क्या ट्रैप करने के लिए? अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो ट्रेजेक्टरी यानी कि आउटलुक होता है, ये लॉन्ग टर्म पर होता है कि कंपनी का विजन क्या है, आगे कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। आज हम कंपनी को फाइनेंशियल ईयर बेस पर देखते हैं। ठीक है, यहां पर आओ। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 67% का ग्रोथ दिया
और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर शेयर पर भी आपको एक बढ़िया रिकवरी, बढ़िया तेजी देखने को मिली। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के मिड में इस समय हम खड़े हैं और कंपनी 13,767 करोड़ के रेवेन्यू पर फाइनेंशियल ईयर 26 में खड़ी है, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग अभी 30% ऊपर है। यानी कि जो ग्रोथ अभी तक कंपनी ने मिड फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिखाया है वो 30% का है। तो क्या हम यहां पर यह समझ सकते हैं कि आने वाले 2 क्वार्टर पर कंपनी का 67% के ऊपर का ग्रोथ शायद हमको देखने को ना मिले। इस रीजन की वजह से जो है आपको गिरावट देखने को मिल रही है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यस, ये एक पॉसिबिलिटी नजर आती है। यानी कि मार्केट एक्सपर्ट्स का जो विजन है वो 2 फाइनेंशियल ईयर आगे का है, 27 एंड 28। तो ऐसे में अगर हम कंपनी के पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो कंपनी ने पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर मिड 2026 के अंदर भी अभी तक अच्छा ग्रोथ दिखाया है। ये ग्रोथ जैसे जैसे इंप्रूव होगा आगे जाकर के 20,000 करोड़ का रिवेन्यू, 30,000 करोड़ का रिवेन्यू, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का ग्रोथ जितना बढ़ेगा उतना ही लॉन्ग टर्म के अंदर आपको फायदा भी होता है। अगर कंपनी का ग्रोथ नहीं बढ़ पाता तो उतना ही आपको नुकसान भी होता है। जैसे कि आप कंपनी के पुराने पैटर्न देखो, यहां पर आओ, कंपनी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी इन 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आप लोगों को गिरावट ही मिली। कंपनी इसके पहले भी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी तो आपको गिरावट ही मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट डेट, ये अलग पॉइंट हो गया कि कंपनी के ऊपर डेट था, कर्जा था, ये अलग चीजें हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री की, जैसे रिसेंटली पिछले 3-4 सालों के अंदर सुज़लोन एक छोटे से स्टॉक से 80-86 तक चला गया, तो वो क्यों गया? क्योंकि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज ने उसको उतना जाने दिया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी के प्रोजेक्ट्स, ये सब चीजें भी मैटर करते हैं। लेकिन अभी जो क्वार्टर कंपनी का आएगा, सितंबर क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ बहुत बढ़िया था। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी आपको रिकवरी मिली, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि धीरे धीरे प्रमोटर ने भी वहां पर एग्जिट किया। कंपनी के एग्जीक्यूशन पर, प्रोजेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन जो है उस पर सवाल उठे। कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल हुए और साथ में थोड़े बहुत रेजिग्नेशन कंपनी के अंदर देखने को मिले। तो जब भी ग्रोथ अच्छा मिले बट इतना कुछ कंपनी में नेगेटिव आने लगे तो यस, वो ग्रोथ भी आपकी फीकी पड़ जाती है। छोटी मोटी रिकवरी, जैसे कि रिसेंटली 51.90 से अब 60 तक गए थे, बस इतनी ही रिकवरी पर स्टॉक वापस से गिर गया क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स कंपनी में एलिमेंट्स होते वो नेगेटिव थे। तो अगर हम चाहते हैं कि कंपनी इन सभी नेगेटिव एलिमेंट्स पर, जैसे कंपनी के सीईओ और चेयरमैन का स्टेटमेंट है कि ग्रोथ आगे बढ़ाएंगे, अगर कंपनी ये काम करती है तो यस, आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ता है तो हमको उसका इंपैक्ट इसके कंपनी के स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी का दिसंबर क्वार्टर कैसा आता है इन कंपैरिजन विद सितंबर? अभी तक तो दिख रहा है कंपनी बढ़िया क्वार्टर देती है सितंबर के कंपैरिजन में इन दिसंबर क्वार्टर। सब्सक्राइब कर देना अगर यहां तक आ गए, तो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी का अगर हम साल भर देखें, यहां पर रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ है, लगभग 1700 करोड़ के आसपास का ऊपर का इंक्रीज है, 1700 करोड़ के ऊपर का इंक्रीज है। तब जाके कंपनी ने 84% का ग्रोथ दिया। यानी कि हमको अब जो कंपनी का क्वार्टर आना चाहिए ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो ग्रोथ है वो अराउंड लगभग 5600 से 5500 करोड़ इतना रेवेन्यू कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, इतना रेवेन्यू कंपनी को जनरेट करना पड़ेगा, 55 से 5600 करोड़। अगर कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इतना इंक्रीज दे पाएगी, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि 84% के ऊपर का कंपनी का ग्रोथ आएगा। लेकिन अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो ये ग्रोथ कंपनी का डिप करेगा। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले 3 महीना 2 महीना आपको और बड़ी तेजी शायद देखने को ना मिले। तो हमको ये ग्रोथ 84% के ऊपर चाहिए और रेवेन्यू 84% ग्रो करना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये कंपनी की कंडीशन इस समय। आई बिलीव कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जाने से पहले एक पॉइंट यहां पर नोट करना, शॉर्ट टर्म पर आपके चार्ट फॉर्मेशंस काम करते हैं, न्यूज काम करती है, टेक्निकल्स काम करते हैं। लॉन्ग टर्म पर आपके कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और रेवेन्यू ग्रोथ काम करता है, ईपीएस, पीबी और पीई काम करता है।
जब भी आप मार्केट में कहीं भी एंट्री कर रहे हो, इन पॉइंट्स को शॉर्ट टर्म के लिए, चार्ट फॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म के लिए, ये ग्रोथ, ईबी, पीबी और ईपीएस, इनको इवैल्यूएट करो, तब जाकर के मार्केट में कोई डिसीजन लिया जाता है। कई लोग समझते हैं कि मुझे कोई एक वर्ड में बता दे कि भैया एंट्री करूं या नहीं करूं, उतना ही मेरे लिए काफी है। तो भैया ऐसे मार्केट में काम नहीं चलता। अगर आप इस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शायद आज की डेट में आपके पास कोई ऐसा भगवान मिल गया हो, कोई बंदा मिल गया हो जो आपको बहुत सही तरीके से बता भी रहा हो कि भैया चल यहां एंट्री कर ले, आज यहां एंट्री कर ले, आज यहां एग्जिट कर ले। हो सकता है मिल भी गया हो आप लोगों को, लेकिन जब तक हम खुद से नहीं सीखेंगे ना, तब तक कितने टाइम के लिए उसके भरोसे भी बैठ जाएंगे। तो जरूरी है हम चीजों को सीखें और अपने डिसीजन खुद से लेना सीखें। सो मिलता है अगले वीडियो में। बाय। की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए।